नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो 9 अक्टूबर को वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो 9 अक्टूबर को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए विज्ञान का होगा। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। इस सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो हम बीमार क्यों होते हैं जो चैप्टर है, जो आपका वीकली टेस्ट में आ रहा है, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस इस वीडियो में लाया गया है वो क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण आपका वीकली टेस्ट के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया या आपका वार्षिक परीक्षा हो गया जो आप 2024 में दीजिएगा, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। जिनका वीकली टेस्ट हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल कितना क्वेश्चंस देखने वाले, 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक तीव्र रोग है मतलब एक प्रचंड रोग क्या है? एक्जिमा, टीबी, खांसी जुकाम या फीलपाव? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एक तीव्र रोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक दीर्घकालिक रोग है। तो दीर्घकालिक रोग क्या हो जाएगा? मलेरिया, एक्जिमा या और क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। हैजा, जुकाम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये क्या बोला? दीर्घकालिक रोग मतलब बहुत समय चलने वाला, क्या हो जाएगा? मलेरिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक संक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? हृदय रोग, कुष्ठ रोग, कैंसर या हैजा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, हैजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विश्वव्यापी बीमारी है तो इसमें से विश्वव्यापी बीमारी कौन सा हो जाएगा? टीबी, हैजा, सिर दर्द या एड्स? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, एड्स विश्वव्यापी बीमारी का एक क्या है? प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक क्या है इसमें से? तो मलेरिया का रोग वाहक हो जाता है मच्छर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलेरिया का एक कारक जीव है। मलेरिया का कारक जीव क्या है? एंटअमीबा या लिस्मानिया या प्लाज्मोडियम या टिप्रोनोसोमा? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप लोग वीडियो के अंत में रुके रहिएगा, हम आप लोग को PDF भी बता देंगे, साथ में क्विज भी करवाते हैं जो आपका हम बीमार क्यों होते हैं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, उसमें आप क्विज कीजिएगा। तो क्विज से भी आपको क्या फ़ायदा होगा, सारी बातें बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। पेचिश का रोग कारक जीव क्या हो जाएगा? जीवाणु, कवक, विषाणु, परजीव? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, प्रजीव, ठीक है। पेचिश का रोग कारक जीव क्या हो जाएगा? प्रजीव। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेचिश का कारक जीव है। पेचिश का कारक जीव क्या हो जाएगा? एंटअमीबा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? आयोडीन, आयरन, तांबा या जस्ता? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आयरन। ऑप्शन बी, आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? बेरी, एनीमिया, रतौंधी या स्कर्वी? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो स्कर्वी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, साथ में आपको लास्ट में ये भी बताएंगे क्वेश्चन का PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 यहाँ पर लिखा रहेगा आपका क्वेश्चन में। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है वो बता दीजिए आप लोग। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिक्टस? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बेरी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है, एथेंक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है? एथेंक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, रोगवाहक कीट का उदाहरण है। रोगवाहक कीट का उदाहरण क्या हो जाएगा? मक्खी, तिलचट्टा या मच्छर या इनमें से सभी? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी के सभी क्या है? रोगवाहक कीट का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, एड्स होता है कैसे होता है? जीवाणु से होता है, फफूंदे से होता है, क्रीम से होता है या विषाणु से होता है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो एड्स जो होता है विषाणु से होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, टीका मतलब वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग ये सब 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 क्लास में भी आप लोग को बताए थे। वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, मियादी ज्वर मतलब टाइफाइड फीवर जो होता है किस कारण होता है? मियादी ज्वर किस कारण होता है? ज्वर को हम लोग इंग्लिश में फीवर बोलते हैं। ठीक है, फीवर आप लोग समझ पाते होंगे, लेकिन ज्वर बोलने पर नहीं समझ पाते हो क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो टाइफाइड जो फीवर है किस कारण होता है? जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, फफूंदे से होता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवाणु, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो ये सबको आप लोग को याद रखना है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु द्वारा कौन सा द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? खांसी जुकाम, हैजा या डेंगू बुखार या एड्स? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो खांसी जुकाम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खांसी जुकाम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तो आप लोग जो तैयारी तो अभी कर रहे सही है, आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 भी हम आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 2 भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, 3 भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो वो तीनों आप लोग जाकर देख लीजिए। साथ में जो लोग पीछे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है पीछे से कहीं क्वेश्चन कर दिया तो वो सब से भी मैच करने लग जाएगा। ठीक है, तो वीकली टेस्ट करके एक क्या बोले जाता है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। ठीक है, तो उसमें जाइएगा, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वो प्रैक्टिस सेट में चले जाइएगा, वहाँ पर जितना भी साइंस वाला वीडियो होगा सबको आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का क्या, आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी तैयारी हो जाएगा, साथ में आप लोग का वीकली टेस्ट के लिए भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हैजा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हैजा। हैजा कौन है? जल जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है? किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, मच्छर या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कुत्ता, ऑप्शन ए, जिसके कारण आप लोग को 14 को सुई लगवाना पड़ता है, पता है ना, रेबीज वायरस। ठीक है, कुत्ता के काटने से रेबीज वायरस फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? मच्छर का काटना, एक ही सुई का बहुप्रयोग, यौन संबंध या स्तनपान? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? मच्छर के काटने से। ठीक है, मच्छर के काटने से वो क्या होता है, एक दूसरे से दूसरे में नहीं फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग जो है कौन उत्पन्न करता है? ट्रिप्नोसोमा या कवक या वायरस या प्लाज्मोडियम? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? तो डेंगू परजीवी जो अभी फैल रहा है, तो ये अभी क्वेश्चन अभी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है। मादा एडिस मच्छर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन से प्रतिजीवी खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था? तो इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में भी बताए थे आपको, सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था। जिन लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं याद है उनको बता देते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका पेनिसिलिन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? मतलब किसने खोजा था? चेचक के लिए टीका किसने खोजा था? तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। देखिए तो ऑप्शन देखिए, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ले कैडिक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज बीमारी कैसे होता है? कुत्ते के काटने से। ठीक है, वो जो अब इसका टीके की खोज किसने किया था? इसका टीका खोज किया था लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग का नाम क्या हो जाएगा? मलेरिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, अल्पता बीमारी कहते हैं। अल्पता बीमारी किसे कहते हैं? अल्पता बीमारी किसे कहते हैं हम लोग? बेरी को। ठीक है, हैजा को, बुखार को, बेरी को, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये है और ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बेरी को। ठीक है, आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, वायरस से होने वाला सामान्य रोग है। वायरस से होने वाला सामान्य रोग क्या हो जाएगा? वायरस से होने वाला खांसी जुकाम, हैजा, मलेरिया, कालाजार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खांसी जुकाम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टोटल अभी तक हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं तो क्या होगा, उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दें या क्या है, आपसे पूछ लेगा। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, देख लीजिएगा। स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हम आप लोगों को पूरा स्क्रीन में इस क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं, इसको आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यकता स्थितियाँ बताओ। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यकता स्थितियाँ बताओ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या आंसर देंगे? बहुत आंसर बहुत छोटा है, बहुत ईजी, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ क्या क्या हो सकता है? अच्छा एवं संतुलित आहार और उचित जैविक एवं भौतिक वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है, क्या है? संक्रमण फैलने की विभिन्न विधियाँ क्या है? संक्रमण फैलने की विभिन्न विधियाँ क्या हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो वायु, मिट्टी, जल, संक्रमित जीव से स्वास्थ्य जीव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण होता है। संक्रमण फैलने का विधियाँ है। ठीक है, अब इसमें जो विधि निम्नलिखित विभिन्न विधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष विधि क्या हो गया, अप्रत्यक्ष विधि क्या हो गया, इसके बारे में पूछ लेगा तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि, खांसने, छींकने तथा बात करने से।
संपर्क में आने या लैंगिक संपर्क से, या रक्त द्वारा संचारित। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष विधि हो गया। और अप्रत्यक्ष विधि क्या हो जाएगा, जैसे वाहक द्वारा, कीट एवं जंतु, अन्य जंतु जैसे मक्खी मच्छर द्वारा, संक्रमित जल जैसे भोजन, वायु द्वारा, ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष विधि हो गया। ठीक है, आगे अब देखते हैं प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, अनेक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन को कमजोर करके या मारकर स्वस्थ शरीर में प्रतिरक्षण टीकों जैसे वैक्सीन के द्वारा प्रविष्ट करवा दिया जाता है। इस प्रतिजन से प्रतिरक्षी तंत्र प्रेरित होकर उस रोग के संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करता है जो रोग से लड़ते हैं। जैसे आपको मान लीजिए अभी जैसे कोरोना का टीका लगता था तो क्या होता था, हम लोग के शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरक्षी टीके मतलब ऐसे टीके डाले जाते थे जो क्या होता था, उसमें जो रहता तो उसमें जो क्या बताएं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्फ्यूज हम भी हो जा रहे हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? संक्रमण रोग और संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं तथा ऐसे एक से दूसरे में फैलता है, संक्रामक रोग कहलाता है। ठीक है, जैसे हैजा, मलेरिया, तपेदिक आदि। ठीक है, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। अब लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं? लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लैंगिक संपर्क के कारण होते हैं लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 3 लैंगिक संचारित रोग के नाम लिखिए, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। ठीक है, ये तीनों क्या है? लैंगिक संचारित रोग है। आपसे पूछ सकता है आपका परीक्षा में, तो इसको याद कर लीजिए। अब एड्स किस प्रकार फैलता है? तो एड्स किस प्रकार फैलता है, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात की एड्स। ठीक है, लैंगिक संपर्क से फैलता है, ग्रसित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से फैलता है, ग्रसित माता से उसके शिशु को गर्भावस्था के दौरान फैलता है, या संक्रमित जैसे एक सुई से किसी को इंजेक्शन दे दिया जाता है फिर उसी को दूसरे को दिया जाता है, उससे भी फैलता है। ठीक है, अब देखिए शोथ किसे कहते हैं? शोथ किसे कहते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, शोथ किसे कहते हैं? तो शोथ एक शरीर में चोट या संक्रमण से होने वाला प्रतिरक्षा तंत्र की एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। ठीक है, शोथ हम लोग किसको कहते हैं? याद रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। इसमें स्थानीय ऊतकों में सूजन, पदार्थ लालीपन और दर्द जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, शोथ हम लोग किसे कहते हैं? शोथ एक शरीर में चोट या संक्रमण से होने वाली प्रतिरक्षा तंत्र की एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? शोथ कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेस्टिक वन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, प्रचंड मतलब तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग में अंतर लिखिए। दीर्घकालिक और प्रचंड तीव्र रोग में अंतर बताना है तो आप इसको कॉलम बाई भी लिख सकते हैं। इधर आप लोग प्रचंड और इधर क्या लिख लीजिए? दीर्घकालिक रोग लिख लीजिए। ठीक है, उस प्रकार से भी यह कम अवधि तक रहता है। यह शरीर के कुछ ही अंगों को प्रभावित करता है। यह सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, उदाहरण जैसे खांसी, बुखार, दस्त आदि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दीर्घकालिक रोग क्या हो जाएगा। यह लंबी अवधि तक रहता है, यह शरीर के अधिकांश अंगों को प्रभावित करता है, यह सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, साथ ही उदाहरण के लिए क्षय रोग, मधुमेह आदि। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ और क्वेश्चन है। उन 2 ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सकों का नाम बताइए जिन्हें पेटिक वन के जीवाणु का पता लगाने के लिए 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन वो ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक थे? तो रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल।
ये आप याद रखिएगा, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई औषधि किसी विशेष वर्ग के रोगाणुओं पर भी प्रभाव डालती है, किसी अन्य वर्ग के रोगाणुओं पर नहीं, क्यों? तो क्योंकि औषधि किसी विशेष वर्ग के ध्यान रखकर ही बनाई जाती है। एक वर्ग के रोगाणुओं में जीव प्रक्रिया एक जैसी होती है, जबकि अन्य वर्ग के में जैसे प्रक्रिया अलग होती है। जैसे यहाँ पर ये समझने के लिए बात आपका इस प्रकार से है कि मान लीजिए आप खांसी का दवा खाइएगा, तो अब खांसी के लिए जो दवा बना हुआ उससे खांसी ठीक होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में उसकी खांसी कैसे ठीक होगा उसी को ध्यान में रखकर बनाया जाता होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किस प्रकार के जीवाणुओं पर प्रभावी है? तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने वाले जीवाणुओं पर प्रभावी है। ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावी क्यों नहीं होता? तो बैक्टीरिया की तुलना में वायरस की जैव प्रक्रिया भिन्न होती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अनेक स्पीसीज को भी तो प्रभावित कर पाता है, परंतु अन्य स्पीसीज जैसे वायरस पर अप्रभावी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऐसे मध्यस्थ जो रोगाणुओं को रोगी से अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रोगवाहक कहते हैं या वेक्टर कहते हैं? रोगवाहक या वेक्टर। रेबीज के रोगवाहक का नाम बताइए। रेबीज के रोगवाहक का नाम क्या हो जाएगा? कुत्ता या अन्य पशु भी हो सकते हैं। ठीक है, जापानी मस्तिष्क ज्वर का रोगवाहक का नाम बताइए। जापानी मस्तिष्क ज्वर का रोगवाहक का नाम क्या हो जाएगा? मच्छर। ठीक है, अब देखिएगा, प्रतिरक्षाकरण के नियम का मूल आधार क्या है? जब कोई रोगाणु पहली बार प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है तो यह तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर विशिष्ट रूप से संमरण कर लेता है। जब पुनः ऐसा ही रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से नष्ट कर देता है। पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जल्द ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का मूल आधार है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता का मुख्य कारण क्या है? संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता का मुख्य कारण क्या है? असफलता बोल रहा था। ठीक है, पर्याप्त भोजन तथा पोषण की कमी, प्रतिरक्षी कोशिकाओं का सक्रिय ना होना। ठीक है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं कौन है? जो रोग से लड़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, संक्रामक रोगों में निवारण का क्या उपाय है? संक्रामक रोगों से निवारण का क्या उपाय है? तो उपाय देख लीजिएगा, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, साफ वायु में रहें, शुद्ध पानी पिए, स्वच्छता के साथ स्वच्छ तथा उचित मात्रा में भोजन करें। ठीक है, अब एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, और ये आपका 2 क्वेश्चन और रह गया है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, एंटीबायोटिक एक रासायनिक औषधि है जो संक्रमण फैलने वाले जीवाणुओं के विभिन्न स्पीसीज को मारता है। यह अपनी रक्षा कवच बनाने वाले जीवाणुओं के रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे जीवाणु आसानी से मर जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है? वो जो रोग है, अभी थोड़ा देर पहले हम इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्या करता है? जो रोग है उससे लड़ने के लिए जीवाणु को जो रक्षा कवच है उसको ये क्या करते हैं? तो उसको ख़त्म करके उसको मार देते हैं और हम लोग उस रोग से निवारण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पेनिसिलिन क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है, मतलब दवा है जो पेनिसिलिन नामक कवक से बनाया जाता है। यह संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के विभिन्न स्पीसीज को मारता है। यह अपनी कवच बनाने वाले जीवाणुओं को रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे जीवाणु आसानी से मर जाते हैं। वही चीज़ इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है, आप लोग आसानी से याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव बहुत इजी हैं, आप लोग याद करना चाहिएगा तो बहुत, मतलब 1 से 2 बार आप लोग अगर इसको पढ़ते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी है, और इसको पढ़ लीजिए। हो सकता है कि इस बार आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो, तो सब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें तो आप लोग इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव से मिला हुआ है। ठीक है, अब आपको बता देते हैं आप लोग कैसे जाकर आप लोग क्विज कीजिएगा, कैसे जाकर PDF डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है आप लोग को,
सबसे पहले आप लोग को गूगल पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सर्च करना है आपको, भरसवा एकेडमी, ठीक है। जो चैनल का नाम है ना वही जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर ही सर्च कर लीजिएगा। जब सर्च कर लीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पर ही आपको अपना वेबसाइट दिखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट पे हम लोग क्लिक कर लिए हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये खुल जाएगा, ठीक है। जब वेबसाइट खुल जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 डॉट देखिए, यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहा है ना, इस पर आप लोग को आप क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पर आप लोग को इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्लास खुल जाएंगे, जैसे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और BSc, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, क्लास 9 पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लास 9 पे आपको क्लिक कर देना है। हम क्लास 9 पे क्लिक कर दिए, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्लास 9 खुल गया। अब क्लास 9 में थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को सोशल साइंस करना है, ठीक है, साइंस करना है, ठीक है। अभी ये मैथ के लिए भी आप जा सकते हैं, मैथ पे क्लिक कीजिएगा तो मैथ वाला खुल जाएगा। अभी हम लोग साइंस पे क्लिक करेंगे, जब साइंस पे क्लिक करेंगे तो इस साइंस वाला खुल जाएगा। अब यहाँ पर वो बच्चा का इस नाम दिखाएगा जो लोग क्विज में अच्छा करते हैं, ठीक है। क्विज कैसे दीजिएगा हम वो भी आप लोग को बता देंगे। साथ में आप लोग को ये भी बता देते हैं कि शाम में लाइव क्लास होता है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 6 बजे आप लोग का लाइव क्लास रहेगा आज, और ये वीडियो आप लोग को हम कोशिश करेंगे 5 बजे तक आप लोग को वीडियो मिल जाए, ठीक है। यहाँ देखिए सुमित, जैसे सुमित बनवाल, कोमल कुमारी, अर्पण कुमार देव, पूनम कुमारी और आशीष सिंह, ठीक है। तो इन लोगों का रैंक क्या है, ठीक है, रैंक यहाँ पर दे दिया, टोटल मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे कीजिएगा तो ये आपका कक्षा 9। अब जैसे आप लोग को हमारे आसपास के पदार्थ अगर पढ़ना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए यहाँ पर बना हुआ है, सभी के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को मान लीजिए हम लोग को अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ, तो नीचे में अभी उसका लिंक अभी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होएगा उसके बाद उसका भी ये जो क्या बोला जाता है पोस्ट है वो भी तैयार है, ठीक है। जैसे अभी परमाणु अणु भी आपका इस बार आ रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा परमाणु अणु से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगा, उत्तर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब सबसे नीचे चला जाना है आपको। जब सबसे नीचे चला जाइएगा तो आपको यहाँ पर चेक योर प्रिपरेशन का बटन दिखने को मिलेगा। चेक योर प्रिपरेशन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्विज खुल जाएगा। क्विज में आप लोग से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब 10 क्वेश्चन में आपका जितना सही होता है, अगर आप सब सही करते हैं, सभी टेस्ट को दे रहे हैं, इसमें जितना भी चैप्टर उपलब्ध है वो सभी को कर लिए हैं, तब आपका यहाँ पर ही आपका भी नाम शो होने लग जाएगा। जैसे सुमित बनवाल का हो रहा है, कोमल कुमारी का हो रहा है, अर्पण कुमार देव का हो रहा है, पूनम कुमारी का हो रहा है, या आशीष सिंह का हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना पढ़ाई को तैयार रखिए, और जैसे ही हम लोग को पता चलता है, जैसे अगर कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका वीकली टेस्ट से रिलेटेड, तो वो भी हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। कोशिश करेंगे सुबह में आप लोग अगर कुछ हमको इम्पोर्टेंट मिलता है क्वेश्चन तो सुबह में अपलोड कर दे, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और देखिए हम बहुत कोशिश करें कि अपना थोड़ा बहुत वीडियो को अच्छा, कंटेंट को अच्छा बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग से मदद चाहिए कि आप लोग जो उत्साह रहता है ना, उत्साह तभी बढ़ता है जब आप लोग को, हमको भी लगे कि हाँ आप लोग को कुछ चीज़ से बेनिफिट हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।